नमस्कार, टीवी लाइव में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सरपंच सुंदरलाल यादव जी से। सुंदरलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी लाइव में। आप सरपंच एसोसिएशन में काफ़ी मुखर रहे हैं, पदाधिकारी भी रहे हैं और बीजेपी में भी आप काफ़ी सक्रिय हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। सबसे पहले तो नेहरा साहब, आपका, आपके चैनल का, आपकी पूरी टीम का मैं नगर निगम मानेसर में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने परिचय के लिए पूछा तो सुंदरलाल सरपंच सिकंदरपुर, वो नगर निगम मानेसर में अपने आप में बहुत बड़ा परिचय है। यहाँ 6 साल का 8 साल का बच्चा भी बता देगा सुंदरलाल सरपंच कौन है, और 85 साल का 90 साल का बुज़ुर्ग भी बता देगा। रही बात दायित्व की, 2018 से मैं गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय जनता पार्टी में मुझे पहले पंचायती राज प्रकोष्ठ में जिला संयोजक का दायित्व था। उसके बाद वर्तमान में मेरे पास पंचायती राज में प्रदेश सह संयोजक के रूप में मैं कार्य कर रहा हूं। कृषि आदान प्रकल्प में मैं प्रदेश समन्वयक का दायित्व मेरे पास प्रदेश का है, और जिला कष्ट निवारण समिति गुरुग्राम का मैं मेंबर हूँ। तो आपने काफ़ी राजनीतिक यात्रा कर ली अभी तक, बाहर भी आप गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आप पे काफ़ी भरोसा जताया है। बाहर आपने क्या क्या पार्टी के लिए काम किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और संगठन द्वारा मुझे जो भी दायित्व दिया जाता है, जिस भी काम के लिए लगाया जाता है, और मैं नहीं, मेरे साथ जितने भी हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, वो संगठन के प्रति हमेशा समर्पित होते हैं। अल्पकालीन विस्तारक के रूप में मैंने भोपाल 2 दिन की ट्रेनिंग लेकर मैंने अलवर ज़िले की थानागाजी विधानसभा में 8 दिन काम किया था। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा पश्चिम लोकसभा सीट पर मैं 1 महीने माननीय विप्लव देव जी के चुनाव में वहाँ सक्रिय रूप से 3 मंडलों में काम किया था, और 6,11,578 वोटों से एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत माननीय विप्लव जी त्रिपुरा पश्चिम से जीत के आए थे। उसके तुरंत बाद मुझे उड़ीसा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वहाँ भी लगातार मैंने 35 दिन तक काम किया था, और वहाँ नवरंगपुर लोकसभा की 3 विधानसभा थी। 2 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीते। उसके बाद वहाँ चुनाव होने के बाद मुझे जगत सिंहपुर लोकसभा भेजा गया। वहाँ मेरे पास 2 विधानसभा थी, नीमापाड़ा और नियाली, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल की जीत हुई। तो मेरा कहने का भाव ये है कि संगठन और पार्टी द्वारा जो भी कार्य हमें दिया जाता है उसको हम संपूर्ण रूप से करते हैं। आज बात करें तो 2024 के विधानसभा चुनाव में, हरियाणा के जो चुनाव हुए, उसमें भी पटौदी विधानसभा का संयोजक मुझे लगाया गया था, और BLA-1 की जिम्मेवारी भी मेरे पास अभी तक है। तो इसका मतलब आप जहाँ जहाँ भी आपकी ड्यूटी लगी, वहाँ पे आपने पार्टी प्रत्याशी को जिताया, हम ये कह सकते हैं? ऐसा तो नहीं है। देखो, पार्टी का हर कार्यकर्ता दिलो जान से मेहनत करता है, और सभी कार्यकर्ता की मंशा होती है कि जहां उसको लगाया जाए उस सीट पर वो अपना 100% है, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल मिले। सौभाग्य से हमें ऐसी सीटें मिली, ऐसा नहीं है। नवरंगपुर लोकसभा में एक विधानसभा थी चित्रकोंडा, वहाँ से हमारे एक प्रत्याशी हार गए थे। कोटपुट और कोरापाट दोनों विधानसभा से वहाँ जीत हासिल हुई थी। तो ऐसा नहीं है। बाहर से गया हुआ कोई भी प्रवासी कार्यकर्ता होता है, वो अपनी तरफ से, क्योंकि वहाँ उसके पास कोई दूसरा तो वो होता नहीं, उसको तो काम करना है संगठन का जाके। तो स्वाभाविक बात है, जो प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में जाएगा वो संगठन के प्रति निष्ठावान रहेगा, और वो पूरी ताकत और शिद्दत के साथ वो लगातार वहाँ काम करेगा। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे वो जीतने वाली सीटों पर लगा दिया जाता था। वहाँ मेहनत हम भी करते थे और वहाँ के कार्यकर्ता भी करते थे, तब कहीं जाकर भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल जीत पाता है। चूँकि आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए पैन इंडिया, माने पूरे भारत में आपकी लगभग ड्यूटी लगी है, तो आपने क्या समझा, क्या सीखा पार्टी के बारे में? भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते जब भी मुझे बाहर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में, मैं देश की बात नहीं कर रहा, दुनिया में ऐसी कोई पार्टी होगी। एक तो क्या है कि हमें 85 साल के वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ काम करने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है, और एक 18 साल के युवा के साथ भी। जब भी बाहर जाते हैं कुछ ना कुछ नया सीख के आते हैं। मेरा प्रयास होता है जहाँ भी जाएं, सामने वाले किसी ने उनसे सीखे। हमें अपना सिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतने बड़े कार्यकर्ता हम अभी नहीं हैं। हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, और भारतीय जनता पार्टी में हमें ये चीज़ संगठन द्वारा भी सिखाई जाती है, बताया भी जाता है
कि हमें अनुशासन में रह के किस तरीके से पार्टी की रीति नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है, चाहे वो सरकार की उपलब्धियां हो, सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, प्रदेश सरकार की हो, और किस तरीके से हम लगातार संगठन को आगे ले जाएं, संगठन को आगे बढ़ाएं और कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन से किस तरीके से हम जोड़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती है। और बाहर जाने के बाद विशेष रूप से बहुत कुछ सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पार्टी और संगठन द्वारा अभी भी या भविष्य में जब भी कभी किसी दायित्व पर मुझे भेजा जाएगा, मैं 100% अपना काम करूंगा और लगातार भारतीय जनता पार्टी और संगठन के लिए कार्य करता रहूँगा। अभी आपने कहा कि पार्टी जो भी दायित्व देगी भविष्य में, मैं उसका निर्वहन करूंगा। आज हम सुबह से हमारी टीम टीवी लाइव की पूरे मानेसर नगर निगम के क्षेत्र में घूम रही है, लोगों से बात कर रही है, ग्राउंड पे जा रही है। तो इलेक्शन सिर पे हैं नगर निगम के, तो एक बात निकल के आई कि आपका जो नाम है सरपंच सुंदरलाल यादव का, वो लगभग हर व्यक्ति ने आपका नाम लिया कि मेयर पद के लिए एक स्वाभाविक पसंद हो सकती हैं। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं अगर पार्टी ने आपको ये निर्वहन दिया, टिकट दी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते टिकट मांगना मेरा दायित्व है। पार्टी और संगठन तय करेगा कि मानेसर नगर निगम से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन हो। मैं पिछले 7-8 वर्षों से लगातार 2017 में मैंने यहाँ कार्यालय जब बनाया था तब यहाँ कोई चुनाव नहीं थे और ना किसी को ये मालूम था कि यहाँ ये नगर निगम का गठन हो जाएगा, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। माननीय मनोहर लाल जी जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत बड़ी सोच थी उनकी, बहुत बड़ा दिल था उनका कि प्रदेश के 11वें नगर निगम के रूप में मानेसर क्षेत्र को एक बहुत बड़ी सौगात दे दी और प्रदेश का 11वां नगर निगम बना दिया। उसके बाद यहाँ जो भी गतिविधियाँ शुरू होनी चाहिए थी वो लगातार हम, चाहे शहर हो या ग्रामीण अंचल हो, गांव में जन्म लिया है तो वहाँ गांव की सभी समस्याओं से हम बिल्कुल अच्छी तरह वाकिफ़ है। पिछले 8 साल से शहर में बैठे हैं तो शहर की समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ़ है। अब चूँकि मेयर चुनाव का ड्रा हो चुके हैं, वार्डों के ड्रा हो चुके हैं, नव वर्ष की शुरुआत में जैसी अपेक्षा है कि चुनाव की घोषणा हो जाएगी, बहुत जल्दी मानेसर नगर निगम को उसका मेयर और सभी 20 वार्ड के काउंसलर मिल जाएंगे। उस दृष्टि से अगर हम बात करें, ये तय है मानेसर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के सभी 20 वार्ड के प्रत्याशी और एक मेयर 21वां कमल का फूल, मतलब टोटल 21 के 21 कमल के फूल नगर निगम मानेसर में भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। मैं भी टिकट मांग रहा हूँ, मजबूती से मांग रहा हूँ, मजबूत दावेदार हूँ, लेकिन तय पार्टी और संगठन करेगा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा। टिकट मांगना पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मेरा भी अधिकार है और मेरे साथ 2 दर्जन से अधिक प्रत्याशी और हैं, उनका भी अधिकार है। लेकिन पार्टी और संगठन मुझे टिकट दे, मेरे किसी साथी को टिकट दे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत होगी। ये मैं 100% दावे के साथ डंके की चोट पे कह रहा हूँ। बिल्कुल, आपका कहना जायज़ है कि जो पार्टी चाहेगी टिकट उसी को मिलेगा। लेकिन आप पिछले 7-8 साल से पूरी तरह सक्रिय हैं इस क्षेत्र में, और जो ये नगर निगम है, मानेसर नगर निगम, तो इसमें शहरी आबादी भी है और ग्रामीण आबादी भी है। तो आज के दिन समस्याएं क्या क्या हैं? देखिए, 23 दिसंबर 2020 से पहले जब तक यहाँ पंचायती राज था, शहर तो उससे पहले बस गया था यहाँ, पंचायतें फिर भी अपने स्तर पर काम करा लेती थी, विशेष रूप से गाँव में, क्योंकि बड़ी संख्या में शहरीकरण हो गया था। तो नगर निगम का तो यहाँ गठन होना था, ये क्षेत्र सौभाग्य की बात है। मैंने आपको बताया कि मनोहर लाल जी की असीम कृपा थी जिन्होंने मानेसर को नगर निगम बना दिया, वरना ये क्षेत्र गुड़गांव नगर निगम में शामिल होता और इस क्षेत्र का अस्तित्व समाप्त हो जाता। आज हम एवरेज मान के चलें, एक वार्ड से 4 से 5 प्रत्याशी होंगे और मेयर के भी भारतीय जनता पार्टी से ही 25-26 लोग टिकट मांग रहे हैं, तो 100+ नेता हो गए, जीतने वाला नेता, हारने वाला नेता। समस्याओं की अगर बात करें 2020 के बाद, क्योंकि यहाँ निकाय के चुनाव हुए नहीं, कोई लोकल बॉडी चुन के आई हुई नहीं थी, तो समस्याएं यहाँ है। कुछ समस्याओं का अधिकारियों ने समाधान किया भी है, लेकिन पूरे तरीके से जब तक लोकल बॉडी के चुनाव नहीं हो जाएं, जब तक चुनी हुई बॉडी नहीं आ जाए, वार्ड का काउंसलर और नगर निगम मानेसर का मेयर नहीं आ जाए, तब तक समस्याएं रहेगी। अधिकारी उस तरीके से काम नहीं करा सकते
जो एक वार्ड का काउंसलर करा सकता है, क्योंकि वार्ड के काउंसलर के पास उसका एक सीमित दायरा रहेगा कि उसे अपने वार्ड की चिंता करनी है, उसे आगे भी अपना भविष्य देखना है, तो अपने वार्ड की चिंता करेगा। समस्याओं की बात करें तो आज जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह गंदा पानी भरा हुआ है, गांव खोद दिए गए हैं, पूरे गांव को एक साथ खोद दिया जाता है। जब वार्ड का काउंसलर रहेगा तो वो एक रास्ते पे एक बार में खुदवाएगा, उसको कंप्लीट होने के बाद दूसरे रास्ते पे काम शुरू हो। लेकिन आज अधिकारी अपनी मनमानी से पूरे गांव को एक साथ खोदते हैं, उसमें बड़ी दिक्कतें हो रही है। शहर की बात करें, रोड में जगह जगह गड्ढे हैं। ग्रीन बेल्ट की बात करें, अवैध कब्जे हैं, ग्रीन बेल्ट को कोई मेंटेन नहीं कर रहा, 4-4 अथॉरिटियों में बांटा हुआ है। भाई जब एक यहाँ नगर निगम एक संस्था आ गई तो सारी अथॉरिटी को नगर निगम के अधीन कर देना चाहिए। यहाँ नगर निगम, GMDA, HSIDC, HSVP, अलग अलग संस्था, लोग किसके पास अपनी समस्याएं लेकर जाएं? या तो चुना हुआ प्रतिनिधि हो तो अपना सीधा उनके पास चले जाएं, लेकिन अधिकारियों के पास जब जाना होता है तो अधिकारी बोल देगा, नगर निगम में जाएंगे तो बोल देगा GMD के पास जाओ, GMDA वाला बोलेगा HSIDC के पास जाओ, वो बोलेंगे HSVP के पास जाओ। एक व्यक्ति परेशान होकर थक हार के फिर घर बैठ जाएगा, बोला जैसे चलेगा वैसे चलने दो। तो मेरा ये मानना है, हमारा ये प्रयास भी रहेगा, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, हरियाणा सरकार से ये अपील भी करेंगे नगर निगम के चुनाव के बाद मैं बनूं, मेरा कोई साथी बने, कि भाई ये सारी अथॉरिटी एक ही जगह इकट्ठी कर दी जाए या एक ही संस्था को ये सारे काम दे दिए जाए। नहीं तो नगर निगम के दफ्तर में वो सभी अधिकारी जितने भी ये 4-5 जगह जो बांटे हुए सब एक जगह बैठे, ताकि एक जगह लोग जाए, अपनी समस्या लेकर जाए, उनका समाधान और उनका निवारण वहीं से हो। तो अगर चुनाव में सरपंच सुंदरलाल यादव मेयर बन जाते हैं तो अधिकारियों की मनमानी पे अंकुश लगाएंगे? 100% लगेगा जी। हमने 2016 से 23 दिसंबर 2020 तक सरकार के साथ मिलकर काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन मनोहर लाल जी की पार्ट 1 सरकार में भी और पार्ट 2 सरकार में भी। और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि सबसे गरीब पंचायतों में से एक पंचायत थी मेरी, कोई 1 रुपये की FD नहीं थी हमारे पास, फिर भी 10 करोड़ रुपए के काम मैंने अपनी पंचायत में कराए थे, चाहे वो सरकार से कराए हो, चाहे वो CSR से कराए हो या विभिन्न संस्थाओं से कराए हो। मैं अधिकारियों की मनमानी तो किसी भी सूरत में नहीं चल पाएगी जी। हर हाल में जो मानेसर का मेयर बनेगा वो अपने तरीके से वार्ड के काउंसलर के साथ, अपने वार्ड की जनता के साथ, नगर निगम क्षेत्र के मतदाताओं और क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर काम करेगा। और 100% आने वाले चुनाव के 1 से 1.5 साल के बाद मानेसर नगर निगम देश के सबसे बेहतरीन नगर निगम में से एक होगा। ये मैं आपके चैनल पर दावे के साथ कह रहा हूँ। और उसके सबसे बड़ा कारण है कि मानेसर नगर निगम एक बहुत छोटा नगर निगम है। इसमें 30 गांव और सेक्टर 77 से लेकर सेक्टर 99 तक का औद्योगिक वो शहरी क्षेत्र है। और सबसे बड़ी जो इसमें बात है वो एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो दुनिया में विख्यात है, IMT मानेसर, जहां देश और विदेश की बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ हैं। उनका CSR का इतना बड़ा फंड होता है जिससे हम कितने ही विकास के कार्य यहाँ करा सकते हैं। आज वो CSR का जो फंड है वो दूसरे राज्यों में जा रहा है। हमारी प्राथमिकता रहेगी मानेसर नगर निगम के चुनाव के बाद कि वो CSR का फंड यही मानेसर नगर निगम में लगे। तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी मेयर बनने के? मेयर बन के सभी जितनी भी अथॉरिटियाँ हैं इनको एक साथ बैठा के, जो भी चाहे वो शहर की समस्या है, वो गांव की समस्या है। गांव में मुख्य रूप से क्या है, बतौर सरपंच हमने काम किया है। गांव में गलियाँ है, नालियाँ है, गंदे पानी की निकासी है, कूड़े के ढेर हैं, ये गाँव की मेन समस्याएँ हैं। तो इन समस्याओं का जितनी जल्दी हमने बतौर सरपंच रहते हुए काम किया भी था। शहर में आ जाओ, 24 मीटर के रोड जगह जगह बंद है। जो कोर्ट से संबंधित मामला नहीं होगा उन रोड को GMDA के साथ, नगर निगम के साथ या जिस भी अथॉरिटी के पास वो रहेगा उनको पूरा कराना। सारी ग्रीन बेल्ट इनको सुंदर और शानदार बनाना। हाईवे के परली तरफ की बात करें तो वहाँ अभी पीने के पानी की समस्या है। इसी तरीके से गाँव में भी कुछ, जैसे हमारे यहाँ बड़े गाँव हैं, कासन गांव हो गया, खो गांव हो गया, वहाँ पीने पानी की ज़मीन से पानी नहीं मिल पा रहा है। तो नहरी पानी कुछ सेक्टरों में आ गया है, कुछ में अभी और भिजवाना है। वो ऐसे अनेक कार्य है। बेसहारा पशु आप देखेंगे, आप यहाँ से निकल के जाएंगे, बहुत आपको रोड पे मिलेंगे। एक बड़ी गौशाला नगर निगम के द्वारा बनाई जाएगी, उसके लिए जगह चिन्हित करके जितनी जल्दी हो सके उन सभी बेसहारा पशुओं को उनके खाने का, उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी। तो ऐसे अनेकों काम हैं, क्योंकि हम धरातल पे काम कर रहे हैं पिछले 8-9 वर्षों से। मुझे शहर और गाँव सभी जगह की समस्याओं को बहुत बारीकी से मैंने अध्ययन किया है। लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं, कुछ समस्याओं का हम समाधान करा भी पाए हैं, कुछ का नहीं भी हो पाया। लेकिन चुनाव होने के बाद जब हाथ में सत्ता आ जाती है, पावर होती है, तो सारे अधिकार आ जाएंगे वार्ड के काउंसलरों को भी और मेयर को भी।
और एक सबसे बड़ा और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ खिड़की दौला टोल एक सबसे गंभीर विषय है। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जिस दिन यहाँ वार्ड के काउंसलर बन जाएंगे, जिस तरीके से अभी टोल पर 30 गाँव को छूट है, टोल टैक्स में रियायत है, उसमें मेरा भी एक गांव आता है, सभी वार्ड के काउंसलर को अधिकृत कर दिया जाएगा कि पूरे नगर निगम मानेसर, उसमें 30 गांव और सारी सोसाइटियां जितने भी सेक्टर हैं, उनको गांव की तर्ज पर टोल फ्री करने का अधिकार सभी वार्ड के काउंसलरों को दे दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। तो सुंदरलाल जी, डीवी लाइव के दर्शकों के लिए और ख़ासकर नगर निगम मानेसर के जो निवासी हैं उनके लिए आपका कोई ख़ास संदेश? मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि प्रमुखता से आप नगर निगम मानेसर से जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, और मैं मानेसर नगर निगम के देवतुल्य मतदाताओं से और यहाँ की जनता से अपील भी करूँगा कि लोकतंत्र का ये जो महापर्व है, ये आपको 5 साल में एक बार मिलेगा। तो एक तो इस मतदान में, निकाय चुनाव के इस मतदान में आप 100% मतदान करें, और कौन व्यक्ति धरातल पर उतरकर आपकी समस्याओं का समाधान करा सकता है, आपके बीच में रहता है, आपका परिचित है, आपका भाई है, आपका बेटा है, उसके पक्ष में मतदान करें। मानेसर नगर निगम के देवतुल्य मतदाता एक चुने नेक चुने। तो ये थे सरपंच सुंदरलाल यादव, जिनके सुंदर विचार हमें सुनने को मिले, और हम कामना करते हैं कि वो अपने मिशन में कामयाब होंगे। आज के लिए बस इतना ही।